हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हीना टक्कर और आज हम क्लास 12th का इंडियन इको का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी के अंदर हमें नाम का मतलब ही समझ आ रहा है कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम अपनी इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो देश जब हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी और जब आज़ाद हो गया तो कैसी, और बाकी के फर्दर चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें यही समझेंगे कि कैसे हमारे देश ने डेवलपमेंट करी धीरे धीरे। तो देखो, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे को परेशानी रहती है कि इंडियन इको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनको बोझ लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर को समरी के फॉर्म में भी अच्छे से समझ लिया ना, तो बाकी चैप्टर में आपको खुद इंटरेस्ट आएगा और खुद ब खुद आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। और ये हमारी इंडियन इको ही है, यानी कहीं ना कहीं हम अपने देश की इकोनॉमी के बारे में ही जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन थी। क्योंकि हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा देश कितना ज़्यादा रिसोर्सेज थे, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जाना जाता था, फाइन क्वालिटी के गुड्स बनाता था। तो वो सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी थी, अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी थी। तो ओरिजिन क्या था? कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है कि एक रूलर होता है और एक कॉलोनी होता है। रूलर का मतलब है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करती है, ठीक है, यानी कि एज अ कॉलोनी उसको यूज़ किया। किसने? ब्रिटेन ने इंडिया को। ऐसा क्यों हुआ था? देखो, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, जिसमें क्या हुआ था, एक बैटल हुई थी, यानी कि लड़ाई लड़ी गई थी नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें नवाब ऑफ बंगाल जो है वो हार गए थे। और उसी के द्वारा ही जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे करके हमारी इंडिया में घुसना शुरू हो गए थे। और 190 साल यानी 190 ईयर्स तक हमारे देश पे राज किया था ब्रिटिशर्स ने, और हमारे देश को बिल्कुल ही खाली कर दिया था, हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब कर दिया था, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, फॉरेन ट्रेड तक खराब कर दिया था, सब कुछ खराब कर दिया था, वो भी हमारे को बेवकूफ़ बनाकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, जिसे बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है, जो 1757 में हुई। और हमारा जो भारत देश आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हमारे को आज़ादी मिल गई थी अंग्रेजों से। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ लिखे भी है। दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, उन्होंने एक्सप्लॉइट किए 200 सालों तक, यानी कि 190 ईयर्स जो था टोटल। हम अप्रॉक्स 200 साल लेके चलते हैं कि ब्रिटिशर्स का रूल रहा, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को। जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई वो मैंने यहाँ लिखी भी है। आप लोग ये मेजर पॉइंट्स याद कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरा रट्टा लगा लो, नोट्स है या ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो भी लाइन टू लाइन मिलेंगे, कुछ ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेन पॉइंट्स याद रखें, क्योंकि क्या होता है फिर आपको एग्जाम में फटाफट लिख पाएंगे, क्योंकि पेपर लेंथी होता है तो आप फटाफट लिख पाएंगे। आगे आता है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का क्या क्या इफेक्ट रहा? तो देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिशर्स ने। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम की। तो इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर सिस्टम फॉलो होता था, जैसे कि गवर्नमेंट, लैंड लॉ और टिलर्स। जैसे कि गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो क्या कर रही थी, एक लैंडलॉर्ड को, जितने भी जमींदार थे जिनके पास जमीनें थी, उनको बोलती थी कि आप हमें फिक्स अमाउंट जो है हम आपसे लेंगे, उसको हम लगान भी बोलते हैं। तो उनको बोला गया कि हम तो लेंगे ही लेंगे, आप जो है फार्मर्स को यानी टिलर्स को आप कैसे भी एक्सप्लॉइट करो, कैसे भी उनसे काम करवाओ, हमें तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये लोग जो है फार्मर्स को कुछ नहीं समझते थे, यानी टिलर यानी टेनांट जो कि उनकी ज़मीनों पे काम करते थे, तो उनके पास कोई साधन नहीं होता था, तो उन लोगों को मजबूरी जो यहाँ पे काम करना पड़ा। और साथ ही साथ जो है इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ से हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी के द्वारा ही लगान यानी फिक्स अमाउंट लेने लग गए। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को बोला कि आपको जो है फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट करवा दिया। इसका मतलब क्या है? फूड क्रॉप का मतलब होता है कि हम जितना ही प्रोडक्शन कर रहे थे वो खुद के लिए कर रहे थे, खुद के लिए प्रोडक्शन हो रहा था, जितनी फसलें उग रही थी वही हम लोग खुद खा रहे थे। बट ब्रिटिशर्स ने बोला ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को कैश क्रॉप उगानी है। यानी कि पहले हम लोग वीट, पल्सेस ये सब उगा रहे थे, उन्होंने बोला ये सब उगाना नहीं है, आपको कॉटन, जूट, इंडिगो ये सब उगाना है। इससे क्या होगा, पैसा जो है ज़्यादा जनरेट होगा। इससे जो हमारी लैंड भी थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, बट कहीं ना कहीं हम लोग शिफ्ट हो गए थे फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था।
और दूसरा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया। सबसे पहला पॉइंट आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करके रख दिया था। आपको पता ही है कि हमारा जो देश था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बहुत जाना जाता था। हाथों से बनी चीजें यानी कि स्टोन्स वगैरह, इस तरीके के बर्तन वगैरह, काफी चीजें बनाते थे हम लोग यहाँ पर अपने देश के अंदर। बट ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जितना भी ये हैंडीक्राफ्ट का जो काम हो रहा था, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था हमारी इंडिया से, वो लेके जाते थे अपने ब्रिटेन में और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के हमारे ही देश को महंगे रेट पे बेचते थे। तो ये देखने को हमें मिला। और दूसरा क्या था, इससे एक और इफेक्ट पड़ा था, एडवर्स इफेक्ट हो गया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, जो कि हमें इससे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि यहाँ का सामान बिक नहीं रहा था, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था और वो हमारे को बेवकूफ़ बना रहे थे कि आपका जो देश है वो कहीं ना कहीं यानी कि आपको फायदा हो रहा है क्योंकि आपका रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। बट कहीं ना कहीं फायदा ब्रिटिशर्स को ही हो रहा था। इससे हमारे यहाँ पे देश का कोई भी सामान लेना पसंद नहीं कर रहा था। और जो मशीनरी वाले प्रोडक्ट थे ब्रिटेन के, वो हमारी इकोनॉमी के लोग खरीद रहे थे, जिससे कि हमारे यहाँ पे सामान बन नहीं रहा था, यानी बिक नहीं रहा था, तो बन भी नहीं रहा था इतना ज़्यादा, और लोग जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार हो गए थे। तीसरा, फॉरेन ट्रेड भी खत्म करके रख दिया था इन्होंने। यानी कि इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स था, यानी हमारे देश का प्राइमरी प्रोडक्ट तो लेके जा ही रहे थे, और साथ ही साथ इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स जो है वो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे। यानी बना बनाया हम माल जो खरीद रहे थे वो हम इम्पोर्ट कर रहे थे, जो कि हमारा बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। वो हमें ये समझा रहे थे कि हम जो है एक्सपोर्ट तो कर पा रहे हैं, यानी कि वो हमारी कंट्री से सामान वहां ले जा रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कोई बिना किसी टैक्सेस के। बट अगर हम अपनी कंट्री को सामान बेचेंगे तो वो उस पर हमारा टैक्स लगने वाला है। तो इस तरीके डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी हमारी, क्योंकि उस टाइम पे हमें 1921 को हमें जो है ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो सकता है। जैसे कि इसको फॉर्मूले से याद रखना है, HPHL। एच से मतलब है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, और पी से मतलब है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। फिर एच से मतलब है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एल से मतलब है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हाई बर्थ रेट था, बर्थ रेट मतलब बर्थ बहुत ज़्यादा हो रहे थे, डेथ भी उसी हिसाब से हो रही थी। तो कितना हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा भी है शॉर्ट में कि जितने बर्थ्स हो रहे थे पर 1000% इन अ ईयर, और डेथ भी इसी हिसाब से ही हो रही थी, पर 1000% इन अ ईयर। तो डेटा यही है कि 48 बर्थ हो रहे हैं तो 40 लोगों की जो है डेथ हो जा रही थी। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेटा दे रखा है यहाँ पर। पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी डिसीजेस जो है उस टाइम पे वाइड स्प्रेड हो रही थी, वाटर एयरबॉर्न डिसीजेस जो हम उस टाइम पे देखने को मिल रही थी। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में होता है कि जो 1 साल से जो कम वाले जो एज के बच्चे होते हैं वो आते हैं हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर, जो कि वो भी उनकी डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, ना ही जैसे आजकल हर चीज़ की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। जैसे जो भी बच्चे होते हैं वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, घरों में बच्चे होते थे, और भी बहुत सारे रीजंस रहते थे जिसकी वजह से डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती थी बच्चों की, और होते ही डिसीज़ हो जाती उनको। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत कम थी। लोग ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाते थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी तो थोड़ा सही है हम लोगों का, क्योंकि अभी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल, नर्सेज, डॉक्टर हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था और बहुत सारी डिजीज़ हुआ करती थी। तो अभी एट करेंटली 69% जो है हमारा देखा जा रहा है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जो है हमारा, किस किस तरीके से लोग काम कर रहे थे, सबसे पहला तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में डेटा पढ़ लिया है कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में ये 3 तरीके हमें बताते हैं कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जो है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्किंग पर्सन का इन 3 कैटेगरी के अंदर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि प्राइमरी का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, और टर्चरी मतलब होता है सर्विस सेक्टर होता है। ये तीनों ही सेक्टर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही लगे हुए थे। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी। और सेकेंडरी पे भी मूव कर रहे थे, टर्चरी पे भी कर रहे थे। वो कौन कौन से स्टेट थे, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे जो हैं एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे थे टर्चरी सर्विसेज में। बट जो उड़ीसा था, राजस्थान, पंजाब, ये ऐसे स्टेट थे जो कि पूरे तरीके से यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहे थे। तो ये है, आपको पढ़ लेना है, इसका डेटा वगैरह आपको देख लेना है, बस आपको टॉपिक अच्छे से पता होने चाहिए। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अबे RC से याद रखना है,
आरसी से कैसे याद रखना है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटी सर्विस एंड फैसिलिटी विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन इकोनॉमी, कि वो सारी एक्टिविटी सर्विसेज फैसिलिटी जो कि हमें ज़रूरत होती है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो ऐसा तो बहुत सारी है, रोड्स हैं, रेलवे हैं, ठीक है, रोड्स हैं, रेलवे हैं, और एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ होता है। बट जो हमारे ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो किस पे दिया है, हमारे रेलवेज पे और कम्युनिकेशन पे। उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे दिया है, क्योंकि वो भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही किया है। क्यों? क्योंकि रेलवे जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1850 में हुआ है, और सबसे पहले जो ट्रेन चली थी यानी कि स्टार्ट हुई थी 1853 के अंदर देखी गई थी। और जिससे क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कवर भी हो रहा था, और कहीं ना कहीं उनको यही था कि उनका जो सामान है वो घर घर तक पहुंच जाए। और कम्युनिकेशंस में आता है हमारे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उस टाइम पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूज़ किया गया लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना तो पढ़ सकते हैं आप, कमेंट, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।